नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू वैकेंसी के बारे में देखेंगे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर में है, जो कि कोस्ट गार्ड में है। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में ये वैकेंसी आई हुई है, जैसे जनरल ड्यूटी में, कमर्शियल पायलट लाइसेंस में और टेक्निकल एंट्रीज में। 3 एंट्रीज में वैकेंसी आई हुई हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस एंट्री में को क्या परसेंटेज चाहिए और क्या क्राइटेरिया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 18 फेब है और इसका जो लास्ट डेट है 28 फेब है। सो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जनरल ड्यूटी के लिए एज क्राइटेरिया है, ए पर्सन मस्ट हैव बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002। इन दोनों के बीच में होना चाहिए और मेल कैंडिडेट होना चाहिए, और उसकी जो यूनिवर्सिटी में जो मतलब डिग्री में 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। प्लस सेकंड क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, और दोनों मिला के भी 55% एग्रीगेट होना चाहिए। फिर कमर्शियल पायलट के लिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSA, इसकी जो एज क्राइटेरिया है बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2004। जो जनरल ड्यूटी का है 2002 है, और लाइसेंस का है जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है इसका 2004 है, और इसमें 12th पास होना चाहिए विथ 55% एग्रीगेट ये पूरा। और उसके पास ये अपना शुड पोजेस करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड और वैलिडेटेड बाय DGCA, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसके द्वारा इस लाइसेंस को वैलिडेट किया हुआ होना चाहिए। और जो थर्ड क्राइटेरिया है टेक्निकल एंट्री के लिए, सिर्फ मैकेनिकल के लिए, उसमें इसका जो एज होना चाहिए कैंडिडेट का 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002, बोथ डेट इंक्लूसिव। फिर यहाँ पे 5 ईयर रिलैक्सेशन पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड, जो ऑलरेडी बंदे हैं जो कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोल रहे हैं द पर्सन वुड हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल, आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिक्स और एयरस्पेस विथ मिनिमम 60%। मतलब इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60%, और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी ऑफ द अबव discipline recognized by the Institute of Engineers and exempted from section A and B and their association membership examination। फिर यहाँ पर बोल रहा है मैथमेटिक्स में 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, जिसका दोनों का परसेंटेज मिला के 55% एग्रीगेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002। फिर इसमें भी वही 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, जो दोज पर्सन हु आर सर्विंग इन कोस्ट गार्ड। और इसमें भी क्राइटेरिया सेम है, द पर्सन वुड हैव एक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिग्री, और उसका जो एग्रीगेट है 60% होना चाहिए, या वहाँ ये जो डिग्री इक्विवेलेंट डिग्री इसके पास भी होनी चाहिए। और सेकंड जो क्राइटेरिया है 10+2 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है शॉर्ट सर्विस, जैसे कोई बंदे होते हैं जो शॉर्ट सर्विस के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर विच में बी एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स एंड फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स। लाइक जो बंदे SSA के लिए जा रहे हैं शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए, या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं, तो उनकी सर्विस 8 साल होनी चाहिए या 10 साल,
अगर 8 साल के लिए मिनिमम 8 ईयर्स की होनी चाहिए और वो बढ़ सकती है 10 साल के लिए, या उसके आगे फर्दर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स। बट उस पर भी अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं कि आपकी मतलब परफॉर्मेंस पूरा चेक किया जाएगा कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, हर चीज़ देखा जाएगा, उसके बाद ही ये फर्दर एक्सटेंड होता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है नोट ए कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आर ऑल्सो eligible provided they should have certificate issued by respective institute or university or certified that the candidate has passed the qualifying degree। like एक पोस्ट ग्रेजुएशन का बंदा भी जा सकता है इसमें, ऐसा कोई ये नहीं है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट्स फॉर SC/ST। जो SC/ST के जो बंदे हैं उनको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 10th क्लास मार्क्स। जो बंदे जो 12th के बेसिस पे जा रहे हैं, जो मतलब जैसे यहाँ पर 55% की क्राइटेरिया है, अगर आपका 55% से कम है 12th में, तब उसमें आपकी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग वालों को, इंजीनियरिंग वाले बंदे हैं उनको ही ये 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट है EWS कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व्स द राइट टू फिक्स द कट ऑफ, लाइक उनके जो कोस्ट गार्ड है उनके पास राइट है जो भी कट ऑफ परसेंटेज फिक्स करने के लिए। फिर यहाँ पर वैकेंसीज हैं, अलग अलग है। टोटल वैकेंसी है 65। सो जनरल ड्यूटी SC के लिए 8 है, ST के लिए 14 है, OBC के लिए 9 है, EWS के लिए 2 हैं और अनरिजर्व के लिए 17 है। टोटल होती है 50। फिर CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस और टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए ये टोटल इन तीनों पोस्ट के लिए जो पोजीशंस हैं SC के लिए 4 हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है और अनरिजर्व के लिए 5 है। तो टोटल होती हैं 15। फिर ये बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो चेंज भी हो सकती है। फिर यहाँ पर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर बोल रहा है कैंडिडेट अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स एंड वेटिंग रिजल्ट्स आर अलाउड टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैक पेपर्स। लाइक उनका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और जो फाइनल ईयर में बंदे हैं, जो फाइनल ईयर के लास्ट सेम में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट शुड बी एबल टू सबमिट प्रोविजनल और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ, जब लाइक SSB जब होता है उस टाइम पे जो डिग्री है फाइनल ईयर की, उस टाइम पे उनको सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ए कैंडिडेट विथड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी। लाइक जो कभी SSB बोर्ड में जाके वहाँ पर कुछ मिसबिहेव हो जाता है या कुछ किसी वजह से निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी फॉर SC, ST, OBC, EWS category candidate, in such a case reserved category candidate can apply as unreserved however they will not be eligible। like ऐसा होता है कि जैसे किसी जो भी SC, ST, OBC के लिए जो वैकेंसी नहीं है, अगर उस बंदे ने या उस कम्युनिटी का जो बंदा है या कोई भी पर्सन है उसके लिए अप्लाई करता है, बट उसको रिजर्व में ही ट्रीट किया जाएगा, उसमें कोई उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, वो बोला द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट। लाइक वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर वहाँ पे उसके ऊपर सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे स्टेज CG कैट एक एग्ज़ाम होगा, जैसे एयरफोर्स में एयरफोर्स का होता है FCAT, वैसे ही CG कैट है। इसका भी एग्ज़ाम होगा, 400 मार्क्स का होगा और इसका सिलेबस है लाइक GD, CPL, SSA एंट्री के लिए इंग्लिश से 25 मार्क्स की, 100 मार्क्स का। फिर रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लाइक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा।
फिर जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स सेम 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स। फिर सेकेंड पेपर फॉर मैकेनिकल एंट्री, इसमें भी सेम वही है, बट इसमें क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो अलग हैं। जैसे इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं, सब में वही है। सो एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पे पूरा, यहाँ पर बोल रहा है पासिंग कितना होना चाहिए मार्क्स, 200 फॉर अनरिजर्व EWS OBC एंड 190 फॉर SC एंड ST। इसमें भी पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं पिन कर दूंगा, जिसको भी चाहिए वो डाउनलोड करके एक बार रेफ़र कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। फिर ए कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट ए कैंडिडेट ऑर्डर, लाइक अगर टाई हो जाता है तब वहाँ पे उसको कैसे ब्रेक करना है वो बताया हुआ है। फिर यहाँ पे स्टेज 2 में प्रिलिमिनरी जो SSB होती है, वहाँ पे कहाँ कहाँ आपको SSB आएगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग इन स्टेज 2 PSB, लाइक प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। जैसे आर्मी का होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो इनका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड टाइप का है। और ये अलग अलग जगह पर होगा, जैसे नोएडा में है, मुंबई, गोवा, चेन्नई एंड कोलकाता, यहाँ पर सेंटर है इनके। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड थ्रू CCBT, लाइक कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। फिर वहाँ पे अगर ये यहाँ पर क्लियर होते हैं, फिर वो नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको आगे भेजेंगे। फिर यहाँ पर कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन, कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर स्टेज 2 विल फर्स्ट अंडरगो द फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ पर द फोटो कैप्चर्ड एंड बायोमेट्रिक रिकॉर्ड ड्यूरिंग स्टेज 2 इज टू बी वेरीफाइड विद द कैप्चर्ड फोटो एंड बायोमेट्रिक रिकॉर्डेड ड्यूरिंग स्टेज 1, लाइक दोनों मैच होंगे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के। इफ द बायोमेट्रिक इज नॉट मैच्ड विद द स्क्रीनिंग डेटा देन द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, लाइक अगर कुछ भी डिफरेंस रहा तो वहीं पे वो आपका कैंडिडेचर है वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद अपना जो अगर मैच हो जाती है, फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको भेजेंगे, थर्ड स्टेज के लिए, दैट इज FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। फिर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर ओरिजिनल ID फॉर अपियरिंग स्टेज 3। यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, जो भी आपका वहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में जो भी स्टेज 2 में पास करेंगे वो स्टेज 3 में आएंगे। उसके बाद फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वहाँ पर होगी। फिर यहाँ पर बोल रहा है, फिर यहाँ पे इन केस ऑफ टाई, फिर वही जो प्रोसेस है, इफ टोटल मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट आर सेम देन द कैंडिडेट विथ मोर मार्क्स इन स्टेज 3 विल बी हायर इन मेरिट। ये सब दिया हुआ है, सो नॉर्मल सी बात है। अब स्टेज 5 में मेडिकल एग्जामिनेशन है। फिर अगर आपने स्टेज 3 तक पास कर लिया, उसके बाद 4th में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकली अनफिट कर दिया है, फिर आप उसको 42 डेज में फिर से आप रीअपियर हो सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेज 5 में इंडक्शन है। कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 4th एंड स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज पर वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू INA इजीमाला, जो नेवल ओरिएंटेशन कोर्स है। एज पर इंस्ट्रक्शंस, जो भी वहाँ पे इजीमाला में वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे उसका पूरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ पे और भी वेरिफिकेशंस किए जाएंगे। फिर यहाँ पे जो लास्ट रिजल्ट है, द रिजल्ट डिक्लेरेशन, द result of each stage of selection procedure will be from stage 1 to stage 5th can be
accessed by logging to यहाँ पर लॉगिंग टू द कैंडिडेट्स अकाउंट टू ICG वेबसाइट। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाके लॉगिन करना है। द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेज 1 विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली इन 30 डेज, मतलब 1 महीने के अंदर ही आपका जो स्टेज 1 है एग्जामिनेशन का रिजल्ट 1 महीने में ही डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पर जाना है आपको https://join.indiancoastguard.cdac.in यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करना है। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1। लाइक यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, फिर यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, फिर डिक्लेरेशन होना चाहिए। फिर अगर जो कोई बंदा सर्विस में है उसको एनओसी भी उसकी एनओसी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। फिर 10th क्लास की जो मार्क्स है, फिर 12th मार्क्स, फिर ग्रेजुएशन, फिर डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, फिर अगर वो बंदा मतलब पायलट के लिए जा रहा है तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस वो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे एनसीसी अगर आपने किया है, ABC, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी का क्लेम कर रहे हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट्स पूरे अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे SC ST OBC EWS जो भी हैं, आपको हर एक का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर EWS सर्टिफिकेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। फिर OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड हैज़ टू बी बिटवीन 10 KB to 100 KB, जो 10 और 100 KB के बीच में होने चाहिए। और यहाँ पर द कैंडिडेट द डेट ऑफ इशू ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट SC ST OBC नॉन क्रीमी इतना, और यहाँ पे और ये वैलिड होना चाहिए 2023 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट हु आर एक्सेप्टेड फ्रॉम लाइक SC ST के लिए ये फ़ीस नहीं है, और जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक्सेम्पशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस वही SC ST OBC का है। फिर इनको जो अनरिजर्व वाले हैं उनको 250 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीपल, यहाँ पर बोल रहा है रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट इफ मल्टीपल पेमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट अगेंस्ट अ सिंगल एप्लीकेशन देन दैट विल बी रिफंडेड बैक टू द ओरिजिनल अकाउंट। लाइक कभी कभी होता है कि लाइट चली जाती है या ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, बट हमारे यहाँ से पैसा कट जाता है और वहाँ पर नहीं हो पाता, बट कभी और वहाँ पर अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल दिखा देता है या अनसक्सेसफुल दिखा देता है। तो उस केस में अगर मल्टीपल टाइम पेमेंट चला गया है तो वो आपको जो ओरिजिनल अकाउंट है जहाँ से डिडक्ट हुआ है वो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर वहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंस लाइक फॉर स्टेज 1 लाइक CG CAT SC SC ST कैंडिडेट हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट बिल रिम्बर्स्ड ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास, लाइक जो भी बंदे हैं उनको सेकेंड क्लास का ये दिया जाएगा, पासपोर्ट जो भी दिया जाता है। और यहाँ पर स्टेज 2 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो टू एंड फ्रो जो भी है AC 3rd क्लास का किराया मिल जाएगा आपको रिफंड में। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी है द कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन द application of stage 1 process. Candidate are to fill first choice within 30 किलोमीटर ऑफ द 30 किलोमीटर के अंदर ही आपको इसका आपका सेंटर चूज करना पड़ेगा। इफ़ नो एग्जामिनेशन सिटी इज विदिन 30 किलोमीटर फ्रॉम द करंट एड्रेस देन नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी फ्रॉम करंट, लाइक अगर आपके जो विदिन 30
किलोमीटर के रेंज में नहीं है तो आपका जो नियरेस्ट सिटी है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे जो भी कुछ है आप भर सकते हैं। लाइक यहाँ पे पूछ सकते हैं उनको फ़ोन करके कुछ भी, अगर आपको डाउट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, एडवर्टीजमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर, वो सब आपको गाइड करेंगे। फिर यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, डाउनलोड ऑफ ई एडमिट कार्ड। फिर यहाँ पे स्टेज 2 का जो है एग्जामिनेशन, लाइक सभी का तो डेट एक ही है। स्टेज 2 जो 22 मार्च को होने वाला है, स्टेज 2 22 जून को होने वाला है। फिर स्टेज 3 22 अक्टूबर, जुलाई और अक्टूबर में होगा। फिर स्टेज 4 ये भी जुलाई दिसंबर में होगा। फिर स्टेज 5 ये भी एंड ऑफ दिसंबर में होगा। फिर यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर जो ICG का वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पर बोला डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑफिसर सिलेक्शन सिस्टम इन ICG। देखिए यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के लिए, सब के लिए आपको वही सब डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा। फिर ये पूरा वही सब दिया हुआ है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड में बोल रहा है कैंडिडेट या ऑल कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय FSB लाइक फाइनल सिलेक्शन बोर्ड विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल। लाइक ये MOD के अंडर में आता है तो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही इनका एग्जामिनेशन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर यहाँ पर हाइट बोल रहा है कितनी होनी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। एंड असिस्टेंट कमांडेंट CPL SSA मेन या वुमेन के लिए 162 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर वेट कितना होना चाहिए, और जो वेट प्रोपोर्शन का जो हाइट के प्रोपोर्शन का वेट होना चाहिए ±10% अप एंड डाउन होगा तो चलेगा। फिर यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। आई है असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए 6/6 6/9 अनकरेक्टेड विदाउट प्लस, और 6/6 6/6 करेक्टेड विदाउट प्लस। और CPL SSA के लिए 6/6 इन 1 आई एंड 6/9 इन अदर करेक्टेड टू 6/6। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब टैटू पॉलिसी तो जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए एक अलग ही कोई पॉलिसी होती है, बट यहाँ पर बोल रहा है परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउएवर सर्टेन ओकेजन्स आर परमिटेड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज कम्युनिटीज आर एज डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक किसी में एक्सेप्शन है जो कि उनको एक्सेप्शन दे सकती है टैटू की जो पॉलिसी है। फिर यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट selection permitted pertaining to particular batch is valid for that batch only। लाइक अगर आपको किसी बैच में किया तो आप उसी बैच में वैलिड हो। द कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट whose name do not appear in the final merit list will have no right to automatic selection for the next batch। ठीक है, अगर आपका नेक्स्ट बैच के लिए आपका नाम नहीं है तो आप अपने खुद से ही नेक्स्ट बैच के लिए मत जाना वहाँ पे। फिर यहाँ पर मेरिट लिस्ट अगर हो गई आपकी, फिर यहाँ पर द ट्रेनिंग एट INA इजीमाला शेड्यूल टू कमेंस इन, मतलब दिसंबर के लास्ट में यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे सिलेक्शन रीजन फॉर रिजेक्शन, यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ बीच में अगर हो गया, लाइक द कैंडिडेचर ऑफ अ कैंडिडेट कैन बी रिजेक्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इफ हैविंग डिटेक्टेड नॉट मीटिंग एनी ऑफ द अबव लेट डाउन क्राइटेरिया कंडीशन। लाइक वो उसमें भी जितनी भी उनकी क्राइटेरिया है, उनको कुछ लगा कि ये बंदा मतलब मीट नहीं कर रहा है या आपको कहीं कॉपी करते हुए पाया गया या चीटिंग करते हुए पाया गया तो वहाँ से आपको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर
जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर 2 days ऑफ PIB जो भी है वहाँ पे, विच हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। वहाँ पर जाने के लिए आपने खुद का वहाँ पे आना जाना रहेगा आपको। यहाँ पर फिर बोल रहे थे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट ICG रिक्रूटमेंट वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग चेंजेस इन एग्जामिनेशन डेट, वेन्यूज एंड एनी अदर। ये तो आजकल मैसेज पे भी आ जाता है या मेल पे भी आ जाता है अगर कुछ डेट में चेंज होता है। फिर यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड व्हाट ऑफर्स यू। फिर यहाँ पर आप अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जाते हैं जो कि ग्रेड पे 10 की पोस्ट है, वहाँ पर 56,100 बेसिक सैलरी आपकी रहेगी। उसके बाद TA DA और भी अलाउंसेस मिल के कुछ आपको 85,000 तक मिल जाएंगे हाथ में। फिर अगर आप DC बनते हैं तो आप ग्रेड पे 11 पे होते हैं, फिर 67,700। फिर लाइक धीरे धीरे जो प्रमोशन होता है, जो DG होता है 2,25,000 उनकी पर मंथ सैलरी है। और यहाँ पर बता रहा है कि और भी अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं, ACHS मेडिकल कार्ड फैसिलिटी, फिर लर्न एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स, फिर है कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम है, फिर इंश्योरेंस है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसका लास्ट डेट है 28 फेब, बट 28 फेब से पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।